आइए आज हम प्रकृति के साथ विवेक सम्मत व्यवहार कैसे करें ये पढ़ेंगे। आज ही सब कुछ पा लेने के लोभ में आने वाले कर की दुर्दशा बना देने को नासमझी के सिवा और क्या कहेंगे। ये नासमझी जितनी अधिक कृषि क्षेत्र में हुई है उतनी कहीं भी नहीं हुई है। एक जो खेत होता है उसके अंदर रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इतना प्रचलन बढ़ गया है कि यह जो तात्कालिक राहत दिखाई दे रही है यह हमें कुछ समय बाद बहुत पीछे छोड़ देगी और जो ये इतना उत्पादन बढ़ा है इसे खाने लायक हम स्वयं नहीं बचेंगे। हमारे आज के कारनामे हमें कल क्या परिणाम देंगे, इस सत्य पर यदि हम विचार करें तो यह लालची आदमी का किस्सा हमारी आंखों के सामने तैरने लगेगा, जिसने एक साथ सारे सोने के अंडे पाने के लिए मुर्गी की जान ले ली। इसी तरह से हम पृथ्वी की जान ले रहे हैं, उसमें रासायनिक खाद का उपयोग करके। इसके उपयोग से थोड़े समय के लिए तो उत्पादन बहुत बढ़ जाता है, किंतु साथ ही मिट्टी में विद्यमान जो जैविक पोषक तत्व होते हैं उनका पूर्ण रूप से नाश हो जाता है और धीरे धीरे हमारी जो ये धरती है इन रसायनों से बंजर हो सकती है। उसमें पानी की मांग भी बढ़ जाती है, उसकी खुद की नमी समाप्त हो जाती है और उत्पादन की मात्रा बरकरार रखने के लिए दूसरी तीसरी बार हमेशा रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। इससे खर्चा बढ़ने के साथ साथ हमारी जो मिट्टी होती है वो भी पूरी ख़राब हो जाती है। कई कई राज्यों में तो हम देखते हैं कि जो जिंक उर्वरक है उसके डालने से वहाँ के खेतों में लौह तत्व और मैग्नीज की कमी हो गई है और थोड़े समय बाद तांबे की भी कमी हो जाएगी। ये सब जो कमियाँ होती है ये सीधे हमारे खान पान पे भी असर डालती है, हमारे खाने पीने की चीज़ों में भी उन सब चीज़ों की कमी आती है। रासायनिक खादों की तरह कीटनाशक दवाइयों के भी बहुत सारे दुष्परिणाम हैं जिसकी बढ़ोतरी होती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। कीटनाशक रसायनों का प्रयोग भी हम जब खेतों में करते हैं तो बिना सोचे समझे उसका उपयोग करते हैं और उसकी दूसरी आने वाली परिस्थितियों से हम उलझते जाते हैं। कीटनाशकों की संख्या अब दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और जो खेतों में जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी धीरे धीरे उनकी आदत हो जाती है उनको, इल्लियों को और इनको, तो वो उन पे असर करना बंद कर देती है दवाइयाँ, तो और ज़्यादा जहरीली दवाइयाँ बनानी पड़ती है जिससे उनके ऊपर असर हो। इस तरह से जो कीटों के प्रतिरोधी क्षमता जो होती है उसको बढ़ने के कारण हमें और अधिक ज़्यादा कीटाणुनाशक जहरीले पदार्थों का प्रयोग करना पड़ता है और डीडीटी जो छिटकते हैं उससे कई हद तक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाते थे। अब धीरे धीरे उनको ऐसी आदत हो चुकी है कि वह उसके आदी हो गए हैं, उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इन कीटनाशकों के जो छिड़काव होते हैं उनके अंश हमारी सब्जियों में, अन्न में और यहाँ तक कि मांस, मछली और जल में भी आ जाते हैं, क्योंकि जो मांस खाते हैं वो मांस भी मांसाहारी जीव भी यही अन्न और मांस खा के बड़े होते हैं। इनके खाने से हमें होने वाले विविध रोग दिखाई देने लगते हैं। आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और कीटनाशकों की वजह से होने वाली मृत्यु भी बहुत बढ़ गई है। एक बार एक जो शहर है वहाँ पर पता चला था कि पेरिपियन कीटनाशक रसायन के कारण और गेहूँ जो थे उसे खाने से 100 लोग एक साथ मर गए थे। इस तरह से हमें तकलीफ़ें देखनी पड़ेगी। मिट्टी में डाले गए डीडीटी, कैमेक्सिन, एल्ट्रीन, क्लोरोडेन के अवशेष बहुत ही जहरीले होते हैं और ये हमारे ऊपर बहुत ही प्रभाव डालते हैं और कई तरह के रोग देते हैं। रासायनिक खादों के विकल्प में परंपरागत रूप से जो उपयोग की जाती थी खादें वह आज बहुत प्रभावी होती है और इसी तरह से हम अगर पौधों के बाद जुताई करके मिट्टी उसमें मिला दें तो वह बहुत अच्छी वृद्धि दिखाई देती है और वह बिल्कुल नुकसान भी नहीं करती है। सबसे ज़्यादा उपयोगी है गाय का गोबर। गाय का गोबर और मूत्र ये भूमि के लिए भोजन है, पृथ्वी का आहार है। इससे पृथ्वी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है और उस वाले जो खेती होती है ऑर्गेनिक खेती जिसे हम आजकल कहते हैं उससे हमारी सेहत भी बहुत अच्छी होती है और पोषक तत्व भी सभी प्रकार के पाए जाते हैं। मिट्टी में लोहा, मैग्नीज की कमी पूरा करने के लिए लंबे समय तक ज़मीन को पानी में डुबो के रखना पड़ता है और रासायनिक उर्वरकों की जगह नीलहरित शैवाल और राइजोबियम जैसे उर्वरक भी विकल्प के रूप में हम उपयोग ले सकते हैं। गाय का गोबर और मूत्र तो है ही,
और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन दलदल क्षेत्र में नील हरित शैवाल के प्रयोग से उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए। इसमें धान की पैदावार 7% तक बढ़ गई और ऊपर से स्वस्थ भी बहुत अच्छी फसल हुई, और जिस पे एक भी कीटनाशक रसायन का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए वो दुष्प्रभाव भी देखने को नहीं मिले। और प्राकृतिक रूप से जो तरीके अपनाए जाते हैं वो बेहद ही प्रभावी होते हैं, और वह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे फूल की खेती होती है, फलों की खेती होती है, इस तरह की सभी खेतियों में अगर हम यही हमारी देसी खाद का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। घर में भी खाद बनाई जा सकती है। जैसे एक मटका, पुराना मटका होता है, उसमें सब हमारे घर के सब्जी और जो हम रोज़ खाना बनाते हैं तो जो कचरा निकलता है, साग सब्जी का, धनिया मिर्ची का, जो भी कचरा निकलता है सब उस मटके में डालते जाओ। जब थोड़ा भर जाए वो, तो फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दो, फिर वापस कचरा डालते जाओ, फिर मिट्टी थोड़ी डाल दो। ऐसे करके जब पूरा मटका भर जाता है तो उसको 45 दिन के लिए अच्छे से पैक करके बंद करके रख दो, और हल्की सी 1-2 छेद कर दो मटके में, जिससे उसके अंदर हवा जाती रहे। तो जब हम देखेंगे 45 दिनों के बाद खोल के, तो उसके अंदर के सारा कचरा मिट्टी बन चुका रहता है, और वो बहुत ही अच्छी खाद होती है। तो जिसके भी घर में अगर छोटा मोटा बगीचा बना हो तो इस तरह से खाद बनाकर उपयोग कर सकते हैं, और कचरा भी बाहर नहीं फेंकना पड़ेगा, और अच्छे से खाद भी बन जाएगी। इससे जो गुलाब के फूल हैं, इनमें डालने से बहुत अच्छे फूल आते हैं, और सब्जियों में, और हम हरी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, सभी के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे नीम की कुछ कीटों पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता होती है, तो नीम के बीज को भी हम पीसकर, पत्तियों को उबालकर इन पानियों का भी छिड़काव कर सकते हैं। और कहीं कीड़े लगते हैं पेड़ पौधों में तो उसके लिए हम तंबाकू का छिड़काव कर सकते हैं, तंबाकू के पानी का। इस तरह से हम जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उन्हीं का उपयोग करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए और जेब के लिए, दोनों के लिए अच्छी होगी, क्योंकि रासायनिक खाद बहुत महंगी महंगी मिलती है। इस तरह प्राकृतिक नियंत्रण को ऐसा कुछ सार्थक कर सकते हैं जिससे हमारी भावी पीढ़ियां भी उर्वरक धरती की लहलहाती फसलों का आनंद उठा सके, और वह भी अच्छी सेहत को पा सके। नहीं तो आने वाले समय में देखना होगा कि प्रजनन क्षमता भी कम होगी, और धीरे धीरे मनुष्य रोगी होते जाएंगे, और उनकी जो कद काठी है वो और ज़्यादा विकृत होती जाएगी। और जो खाते पीते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है, इसलिए हमेशा सेहतमंद और अच्छा खाएंगे तो अच्छा से बनेगा, नहीं तो कई तरह के रोगों से घिरे रहेंगे। इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और विवेक सम्मत व्यवहार करना चाहिए। प्रकृति के साथ अमानवीय व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। और मैंने गाय को इसीलिए पृथ्वी की माँ कहा है, और हम सब की माँ क्यों है? क्योंकि हमें दूध देती है, और जो दूध मिलता है वह भी कई रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। और जो गाय रहती है उसका गोबर और गौमूत्र तो है ही, बहुत उत्तम खाद के काम आता है, और दवाइयों के भी काम आता है बहुत सारी। और अगर गाय नहीं होगी तो पृथ्वी की उर्वरक क्षमता कम होगी, है ना। तो इस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए।